नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। अच्छा, मेरे साथ मेडिसिन गार्डन पीक पर चलो। ली जुयांग ने अन्य बुजुर्गों की ओर देखा, उनके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। अन्य बुजुर्गों ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए। मैं शिखर स्वामियों के बीच युद्ध शुरू करने जा रहा हूं। ओह, क्या योजना है भाई। मैं उस ली जुयांग को बहुत समय से नापसंद करता रहा हूं। जाओ, मेडिसिन गार्डन पीक की पृथ्वी अग्नि को काट डालो। फिर उसकी चोटी पर सड़ी हुई गोलियां फेंको। वाह, चलो साथ चलते हैं। उसे दिखाते हैं कि क्रूरता क्या होती है। यांग जेनशुओ निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण दिन पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने पहले ही सब कुछ न्यूनतम संभव गति पर धीमा कर दिया था। बहुत सारे चरित्र कार्ड हैं, उन सभी पर क्लिक नहीं किया जा सकता, बस खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने डैन फायर पीक के कुछ शिखर स्वामी और बुजुर्गों को आते हुए देखा था। ली जुयांग युवा हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे मजबूत हैं। फाउंडेशन स्थापना की 8वीं परत में एक महान साधक हैं। इसके अलावा वह दान अग्नि संप्रदाय के औषधि उद्यान शिखर की देखरेख भी करता है, जहां से अधिकांश आध्यात्मिक औषधियां आती हैं, जो यांग फुशुओं के उपयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराती हैं। पृथ्वी की अग्नि की कमजोरी ज्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि यांग फुशुओं ने अपनी स्वयं की जन्मजात आध्यात्मिक अग्नि तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग कीमिया के लिए किया था। दान अग्नि संप्रदाय के लोग काफी भोले लगते हैं। जो लोग कीमिया कर सकते हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है और शीर्षस्थ गुरु दिखावा नहीं करते। शैक्षणिक वातावरण अच्छा है। यांग फुशुओ, यह खजाना यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगा। यांग जेनशुओ ने अपना ध्यान दूसरी स्क्रीन पर स्थानांतरित कर दिया, जहां यांग फू सच्चे अग्नि संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। यांग शी को अलविदा कहने के बाद यांग फू ने सादे कपड़े पहने और सच्चे अग्नि संप्रदाय में प्रवेश किया। नमस्ते, मैं एक गुरु के अधीन सीखना चाहता हूँ। द्वारपाल ने यांग फू की ओर देखा। इस साल बाहरी शिष्यों की भर्ती का समय अभी नहीं आया है। वापस जाओ और अगले साल फिर आओ। रुको, एक दाढ़ी वाला साधक पीछे से आया और डांटते हुए बोला, हर दिन दान अग्नि संप्रदाय हमारे सच्चे अग्नि संप्रदाय से शिष्यों को लुभाने के बारे में सोचता है। कुख्यात साथी संप्रदाय भर्ती आदेश जारी करता है और हमारे शिष्यों को अमृत और आध्यात्मिक अग्नि का लालच देकर दलबदल करने के लिए उकसाता है। और फिर भी तुम हमारे सच्चे अग्नि संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती में बाधा बन रहे हो। आज से कोई निश्चित समय नहीं होगा। जो भी साधक किसी गुरु से सीखना चाहता है वह आकर मुझसे मिल सकता है। हाँ, हॉल मास्टर मेंग सान नामक दाढ़ी वाला साधक मार्गदर्शक हॉल का हॉल मास्टर था, जो आंतरिक और बाहरी दोनों शिष्यों के नामांकन, मूल्यांकन और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार था। आओ मेरे पीछे चलो। क्या तुमने अपनी आत्मा की जड़ को परखा है? मेरे पास 5 आत्मा मूल हैं। ओह, कोई बात नहीं, 5 आत्मा मूलों का होना न होने से तो बेहतर है। अमर साधना के मार्ग पर अक्सर चमत्कार होते हैं। स्वर्ग को चुनौती देना असंभव नहीं है। आपने कितने वर्षों तक साधना की है? अब आप किस लोक में पहुंच गए हैं? मैंने लगभग 20 वर्षों तक अभ्यास किया है। अभी तक पूरी तरह से क्यूई साधना तक नहीं पहुंच पाया हूं। भ्रूण श्वास के चरम पर तब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारे सच्चे अग्नि संप्रदाय में एक बाहरी शिष्य के रूप में अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो। क्या तुम्हारे पास उपयोग के लिए आत्मा के पत्थर हैं? मेरा परिवार गरीब है, मैं केवल कुछ सूखा खाना लाया हूँ। छी तो फिर तुम्हारी साधना का मार्ग सचमुच दरिद्र है। मैं तुम्हें बाद में 5 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर दूंगा। तुम कुछ जरूरी चीजें खरीद सकते हो और आत्मिक भोजन खरीद सकते हो। देखो, तुम सब सूख गए हो, तुम्हारी आत्मिक शक्ति स्थिर नहीं है। मेंग सान यांगफू के साथ उसके प्रवेश का पंजीकरण कराने गया। उसे बाहरी शिष्य के वस्त्र का एक सेट दिया, कुछ नियम समझाए और फिर चला गया। आजकल ये सब बेचारे भटके हुए साधक हैं। मैं कब किसी असली प्रतिभा वाले साधक को भर्ती कर पाऊंगा?
दान अग्नि संप्रदाय साधकों को गोलियों और आध्यात्मिक अग्नि का लालच देता है। बेहद शर्मनाक, डैन फायर सेक्ट रसायन विद्या में उत्कृष्ट है तथा ट्रू फायर सेक्ट के इन लड़ाकू लोगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक धनी है। सच्चे अग्नि संप्रदाय के शिष्यों की संख्या हर वर्ष कम होती जा रही है क्योंकि प्रतिभाशाली साधक दूर होते जा रहे हैं। यदि शिष्यों की कोई पीढ़ी नहीं आती है तो हम ऊपरी संप्रदाय की अमरपथ प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकते हैं? दान अग्नि संप्रदाय को सभी स्थान छीनने का मौका देना। यहां कोई भी क्यूई शोधन क्षेत्र का शिष्य लड़ नहीं सकता। क्या आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं इन प्रतिभाहीन, दरिद्र, लापरवाह साधकों को संप्रदाय का भार उठाने के लिए तैयार करूं? PS, मैं मानता हूं, कल मैं थोड़ा शोर मचा रहा था। कल इसकी भरपाई अवश्य कर दी जाएगी। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। सच्चा अग्नि संप्रदाय भयंकर सूर्य राजवंश के सुदूर पूर्व में स्थित है। यह स्थान भयंकर सूर्य राजवंश के अंतर्गत सबसे गर्म क्षेत्र है। क्योंकि यह क्षेत्र मैग्मा क्षेत्र है, इसलिए ज्वालामुखियों से निकलने वाला तरल मैग्मा यहां एकत्रित हो जाता है, जिससे मैग्मा का विशाल समुद्र बन जाता है जो आंखों की पहुंच से दूर तक फैला हुआ है। यहां अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन है जो अग्नि साधना का अभ्यास करने वालों की साधना गति को बहुत बढ़ा देती है। गाइडिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद यांगफू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और ऊपर देखा। हवा में मुड़ी हुई गर्मी की भाप उठ रही थी। गर्म है ना? यांगफू ने पलटकर देखा तो पीछे से एक युवा महिला साधक बड़ी आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हमारा सच्चा अग्नि संप्रदाय मैग्मा सागर के पास है, जहां तापमान बहुत ज्यादा रहता है। यहां तक कि बाहरी शिष्य क्षेत्रों में भी तापमान हमेशा 50 डिग्री से ऊपर रहता है। अगर आपके पास गर्मी से बचने की कोई तकनीक नहीं है तो इसे सहना मुश्किल होगा। आइए मुझसे अग्नि निवारण तकनीक सीखें। युवा साधिका ने अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया, अपने शरीर के चारों ओर फुहारों जैसी लपटें छिड़की, जिससे ज्वाला झिल्ली की एक बहुत पतली परत बन गई, जिसने झुलसा देने वाली तरंगों को हवा से अलग कर दिया, जबकि सघन अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को सामान्य रूप से अवशोषित होने दिया। यांगफू ने एक बार उसे देखा, फिर अपना हाथ उठाया और अग्नि परिहार तकनीक की नकल की। इस कदर? हाँ, तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम नए आउटर डिसिप्लिन हो? क्या तुम हॉल मास्टर मेंग को जानते हो? बस हॉल मास्टर मेंग के साथ एक मुलाकात, तुम हॉल मास्टर मेंग से संबंधित नहीं लग रहे हो। खैर, आज खुद को भाग्यशाली समझो, तुम आउटर डिसिपल संप्रदाय में नए लोगों के लिए सबसे अच्छे गुरु शेन याओ से मिलाए हो। मैं जल्दी से तुम्हारी शुरुआत करने में मदद करूंगा। तो फिर मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। वरिष्ठ बहन शेन यांगफू ने अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए शर्म से मुस्कुराया और उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। हमारा सच्चा अग्नि संप्रदाय प्रचंड सूर्य राजवंश में सर्वोत्तम साधना स्थल माना जाता है। बाह्य संप्रदाय प्राकृतिक रूप से निर्मित काली चमकदार चट्टान पर बना है, जहां से अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर रिसती रहती है, जिससे हम केवल ध्यान करके ही असीम अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। आंतरिक संप्रदाय मैग्मा सागर के बीच बना है। देखो वहां, ये द्वीप हैं जहां हमारे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य रहते हैं और साधना करते हैं। यदि हम अपनी साधना को ची शोधन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाते हैं तो हम आंतरिक संप्रदाय में आरोहण कर सकते हैं और द्वीप के गुरुओं में से एक गुरु चुन सकते हैं। विशाल मैग्मा सागर में 7 छोटे छोटे द्वीप तैर रहे थे जो प्रचुर अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब भरे हुए थे। एक नजर डालते ही यांगफू को पता चल गया कि वहां जरूर कोई जन्मजात अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा होगी जिसका दोहन किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक संप्रदाय तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर की बात है। पहले मेरे साथ बाहरी संप्रदाय में घूमो विभागों, साथी, शिष्यों और अपने दैनिक कार्यों को समझो। रास्ते में शेन याओ ने यांगफू को लगातार सच्चे अग्नि संप्रदाय के बारे में विभिन्न बातें समझाईं, जिससे उन्हें संप्रदाय की बुनियादी समझ मिली। जैसे ही यांगफू ने और अधिक जानकारी प्राप्त की, यांग जेनशुओ के चित्र की स्क्रीन पर एक संकेत दिखाई दिया। यांग परिवार की सच्ची अग्नि संप्रदाय की समझ गहरी हो गई है। परिवार का ज्ञान बढ़ गया है। धूप +50। यांग परिवार ने अब 3 अमर संप्रदायों का पता लगाया है, जिससे गुट सुविधा अनलॉक हो गई है, जो किसी भी समय प्रत्येक गुट के परिचय और कार्यों को देखने की अनुमति देता है। स्क्रीन पर एक नया बटन दिखाई दिया। गुट यांग गेंशुओ ने इस पर क्लिक करने के बाद उन्होंने 3 गुट देखे। जुआन स्टोन संप्रदाय, दान अग्नि संप्रदाय, सच्चा अग्नि संप्रदाय। जुआन स्टोन संप्रदाय दानाई राजवंश का एकमात्र अमर संप्रदाय नेता जुआन झेन दाओवादी गोल्डन
कोर स्टेज वरिष्ठ जियांगशी नींद स्थापना चरण वांगहोंगी नींद स्थापना चरण विशेष वास्तुकला जुआनबाओ टाउन अभ्यास कक्ष थंडर बॉडी रिफाइनिंग रूम। इसमें खेती की तकनीकें शामिल हैं। यांग परिवार की कार्रवाई जुआनबाओ टाउन में व्यापार। अंदर यांगशी के पास जुआन स्टोन संप्रदाय के बारे में विस्तृत और संपूर्ण जानकारी थी, जिसमें यांग जेनशो द्वारा स्वयं अध्ययन किए गए चरित्र कार्ड और यहां तक कि अभ्यास कक्षों के द्वारपाल भी शामिल थे। सभी को देखा जा सकता था। इनमें से कुछ विवरणों पर यांग गेंशुओ ने ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि वे जल्दी से गुजर गए थे, लेकिन अब वह जब चाहे इन सुव्यवस्थित सूचनाओं की जांच कर सकता था। वह यह तो कमाल है। मैंने बहुत दिनों से जुआन स्टोन सेक्ट नहीं देखा है। मुझे कुछ लोगों की जानकारी भी याद नहीं आ रही। एक एक करके इतिहास पलटते ठलते मैं थक जाऊंगा। यह तो बहुत साफ है। राष्ट्रीय युद्ध खेलों में घरेलू राजनीति की तरह एक बार जब आप इसे खोलते हैं तो सब कुछ एक नजर में देखा जा सकता है। अब यह एक रणनीति खेल की तरह लगता है। बढ़िया खेती परिवार सिमुलेटर उच्च रेटेड। जैसे जैसे यांगफू और यांगफुशुओ सच्चे अग्नि संप्रदाय और दान अग्नि संप्रदाय में घुलते मिलते रहे, अधिक साधकों से मिलते रहे और अधिक ज्ञान प्राप्त करते रहे, ये विवरण गुट अनुभाग में भी दिखाई देने लगे। जब यांग परिवार से और अधिक वंशज हो जाएंगे तो यह सुविधा वास्तव में आवश्यक हो जाएगी, अन्यथा स्क्रीन पर कोई भी स्थान पर्याप्त नहीं होगा। यांग जेनशुओ ने अब अपने कंप्यूटर से 3 अतिरिक्त स्क्रीन जोड़ ली थीं। एक यांगफू के लिए, एक यांगफुशुओ के लिए और एक यांगशी और स्पिरिट लेक मैनर के बीच साझा किया गया। इस पर नजर रखना पहले से ही बहुत कठिन था, इसलिए वह जानकारी को उस तरह से नहीं देख पा रहा था जैसे वह पहले केवल यांगशी पर नजर रखता था। वह मूलतः यांगशी के साथ तालमेल तो बनाए रख सकता था, लेकिन अब उसे केवल व्यापक तस्वीर ही मिल पा रही थी। अगर उसे किसी वंशज की विशिष्ट स्थिति को समझना था तो उसे अभी भी यह देखना होगा कि उन्होंने संप्रदाय में क्या किया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भ्रूण श्वास 8वीं परत के एल्डर शेन याओ के साथ आधे दिन तक घूमने के बाद यांगफू ने बाहरी शिष्यों के क्षेत्र के हर से का दौरा किया था। ठीक है, मैंने आपको हमारे सच्चे अग्नि संप्रदाय की बुनियादी बातें बता दी हैं। मेरी व्याख्या कैसी लगी? यह मेरे लिए बहुत लाभदायक था। तो फिर चूंकि बड़ी बहन पूरे आधे दिन से तुम्हें इधर उधर घुमा रही है और प्यास से तड़पने तक बातें करती रही है, तो क्या छोटे भाई को कुछ आभार नहीं दिखाना चाहिए? शेन याओ ने अपनी बड़ी भी आंखें झपकाईं और यांगफू की ओर उत्सुकता से देखा। बड़ी बहन ने मेरी कमतर हैसियत के लिए मुझे नीचा नहीं समझा, बल्कि गंभीरता से मुझे सिखाया। मैं बड़ी बहन से दोस्ती करना चाहता हूं। यांगफू ने गंभीरता से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। शेन याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने बैग को हल्के से हिलाया, फिर एक छोटे से बैग की ओर इशारा किया जिसमें स्पिरिट स्टोन्स थे जो यांगफू को अभी अभी मिले थे। चूंकि अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों न कनिष्ठ भाई मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन उपहार में दे ताकि मैं कुछ कटोरे ठंडी आध्यात्मिक मदिरा खरीद सकूं। ओह, तो मैं ये सब बड़ी बहन को उपहार में देता हूं, यांगफू ने उत्तर दिया। यांगफू ने 5 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स से भरा एक छोटा बैग उसकी ओर बढ़ाया और शेन याओ फिर से चौंक गई। उसने उसमें से 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स निकाले और बाकी यांगफू के हाथ में वापस रख दिए। यह पर्याप्त है, कुछ सामान खरीदने के लिए अपने पास रखो, उसने कहा। बाहरी शिष्यों के पास पहनने के लिए उनके ताओवादी वस्त्र भी थे। अन्य नश्वर सामग्रियां मूल्यवान नहीं थीं। एक निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर यांगफू के लिए दैनिक आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। यदि वह स्वयं खाना पकाता तो 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उसके लिए 1 महीने का स्पिरिट राइस खरीदने के लिए पर्याप्त होते। शेन याओ को 2 स्पिरिट स्टोन्स के साथ तेजी से जाते हुए देखकर यांगफू ने हल्के से मुस्कुराया और शेष 3 स्पिरिट स्टोन्स को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया और उन्हें अंदर स्पिरिट स्टोन्स के छोटे पहाड़ जैसे ढेर पर गिरा दिया। दोनों बच्चों के संप्रदाय में बस जाने के बाद यांगशी अपने स्वयं के मामलों में व्यस्त हो गए। वह भी अपने मिशन के साथ भयंकर सूर्य राजवंश में आए थे। प्राचीन पूर्वज ने कहा था कि 36 रणनीतियां अनगिनत पूर्वजों के ज्ञान का संग्रह हैं जो युगों युगों से चली आ रही हैं। ये रणनीतियां साधकों और आम लोगों दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। खरगोश के 3 बिल होते हैं। यांग परिवार के पास शैतानी पवन वन में केवल 3 घर नहीं हो सकते। भयंकर सूर्य राजवंश में एक पारिवारिक जागीर भी स्थापित करनी होगी। फुकिंग और फुजियान शैतानी पवन वन में बाहरी लोगों के साथ बातचीत किए बिना बड़े हुए हैं, जो एक व्यवहार्य दीर्घकालिक योजना नहीं है। इन दोनों बच्चों के जन्म में केवल 1 वर्ष का अंतर है तथा दोनों का जन्म 10 वर्षों के एकांतवास के दौरान हुआ है। 8 वर्षीय यांग फुकिंग वर्तमान में भ्रूण श्वास 3य स्तर के साधक हैं और यांग फुजियान, यद्यपि उनमें आत्मा मूल प्रतिभा का अभाव है, परंतु उनके पास पृथ्वी स्तर की 3 शारीरिक प्रतिभाएं हैं और वे बहुत कम उम्र में ही शारीरिक शोधन की 3य परत तक पहुंच चुके हैं।
यांगशी ने 18 वर्ष की आयु में जिस क्षेत्र में प्रवेश किया था, यांग फुजियान ने 8 वर्ष की आयु से पहले ही उस क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि पुराने पूर्वज वास्तव में यांग फुजियान को पसंद नहीं करते हैं। अफसोस, क्या अमर साधना के अलावा सब कुछ घटिया है। वर्षों से यांग परिवार द्वारा मारे गए क्यूई शोधन क्षेत्र के राक्षस जानवरों को यांग फुजियान के साथ कभी साझा नहीं किया गया, अन्यथा वह अब और भी अधिक शक्तिशाली होता। लियू जिहान भी अक्सर यांगशी के लिए आत्मा जड़ों वाले बच्चे को जन्म न देने के लिए खुद को दोषी मानती थी, पुराने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान न करने के लिए दोषी महसूस करती थी। यांगशी अक्सर उसे सांत्वना देते थे। एक वंशज के रूप में यांगशी पुराने पूर्वज के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन एक पिता के रूप में अपने छोटे बेटे के चुप और आरक्षित व्यवहार को देखकर उन्हें उसके लिए काफी दुख हुआ। उसे अन्य बच्चों के साथ अधिक खेलने दो, उसका व्यक्तित्व अधिक खुशनुमा हो सकता है। यांगशी ने एक विशाल पंख वाले चमगादड़ पर सवार होकर भयंकर सूर्य राजवंश को पार किया और दोपहर के सूरज के नीचे राजधानी शहर में हुजी को ढूंढ निकाला। हुजी राजधानी के अंदर भिखारियों को दलिया बांट रहे थे। महान उपकारक यांग, धन आपकी ओर प्रवाहित हो। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्रिया। महान परोपकारी यांग निश्चित रूप से नश्वरता को पार कर जाएगा और एक दिन अमर हो जाएगा। यांग हूँ बॉस। यांग ने इन भिखारियों को मुस्कुराते हुए देखा और ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ सुखद यादें याद आ रही हों। हुजी शहर में प्रवेश करने के बाद यांगशी ने हुजी को गले लगा लिया। भाई शी, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये शहर तो मुझे रोज जिंदा पका देता है। 0 वोट 3 बचे। हाँ, चलो पहले कुछ जार साथ में लेते हैं। हुजी 6 महीने पहले भयंकर सूर्य राजवंश में पहुंचे थे और उन्होंने यांग परिवार की नई संपत्ति का संचालन शुरू कर दिया था। स्थानीय लोगों की पसंदीदा ठंडी शराब पीने के बाद वे गंभीर मामलों पर चर्चा करने लगे। यहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत आसानी से। यहाँ के भयंकर सूर्य राजवंश के लोग बहुत उदार हैं। इतनी बड़ी जमीन हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे यह एक अग्नि साधक से मिली। इस जमीन पर 5 एकड़ में फैले स्पिरिट फील्ड हैं और मैंने उनके लिए 200 स्पिरिट स्टोन्स दिए। हाँ, अच्छा। हमारे पूर्वज यह सुनकर जरूर प्रसन्न होंगे। यांग परिवार जानता था कि उनके पूर्वज की पसंदीदा चीज आत्मा क्षेत्र थी। खेतीबाड़ी के प्रति उनका विशेष लगाव था। एकमात्र मुद्दा यह है, भयंकर सूर्य राजवंश में आत्मा क्षेत्र दानाई राजवंश के समान नहीं है। हमारे संकर आत्मा अनाज के बीज यहाँ नहीं उगेंगे। ओह, क्या ऐसा है? मुझे भी दिखाओ। चल दर। हुजी यांगशी को शहर के पास स्थित एक एस्टेट में ले गए, जहां काफी विशाल इमारतें थीं, जो किसी भव्य राजा के निवास जैसी लग रही थीं। बुरा नहीं है, घर हमारे परिवार के कई सदस्यों के लिए काफी बड़ा है। यांगशी बहुत संतुष्ट थे। बड़े घर के पीछे लकड़ी की बाड़ से घिरा एक बगीचा था, जिसमें 5 एकड़ लाल भूरे रंग की जमीन थी। अंदर रखे स्पिरिट ग्रेन के बीज अपनी नमी खो चुके थे और सूख चुके थे। भाई शी, मैं भूमि को पानी देने के लिए प्रतिदिन फुअर की आत्मा वर्षा ताबीज का उपयोग करता हूँ, लेकिन बीज अभी भी जीवित नहीं रह पाते हैं। हम्मक हो सकता है कि मिट्टी उपयुक्त न हो। एकमात्र मार्शल कल्टीवेटर के रूप में यांगशी को आत्मा क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी यांग जेनशुओ की नजर यांगशी की तरफ पड़ी। इन जमीनों की विशेषताएं दानाई राजवंश की जमीनों से थोड़ी अलग थीं। उन पर एक हल्की लाल चमक टिमटिमा रही थी। अग्नि आत्मा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा एकाग्रता। 4 अग्निगुण आत्मा बीज बोने के लिए उपयुक्त। अग्निगुण पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यह मिट्टी की अनुपयुक्तता का मामला नहीं है, बल्कि पंचतत्वों में असंतुलन का मामला है। दानाई राजवंश में भूमि गैर कृषि योग्य थी, इसलिए वहां कुछ भी उगाया जा सकता था। हालांकि भयंकर सूर्य राजवंश में यहां तक पहुंचने के दौरान उन्होंने जो अधिकांश आत्मा क्षेत्र देखे, वे ये अग्नि आत्मा क्षेत्र थे और यांग परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य आत्मा गेहूं और आत्मा चावल के बीज लकड़ी के गुण वाले थे। लकड़ी आग को ईंधन देती है। ये बीज केवल अग्नि आत्मा क्षेत्र के लिए पोषक तत्वों के रूप में काम कर सकते हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं उगेगा। अभिव्यक्ति, आपको कुछ अग्निगुण आत्मा बीज बोने चाहिए। लेकिन यह दुख की बात है कि हम अपनी उच्च उपज वाली स्पिरिट चावल और स्पिरिट गेहूं नहीं उगा सकते, है ना? कोई चिंता नहीं। कुछ दिनों बाद यांगशी और हुजी ने कुछ स्थानीय स्पिरिट फूड के बीज खरीदे और 2 स्पिरिट रेन ताबीजों से भूमि की सिंचाई करने में कामयाब रहे। फुअर के ताबीज सचमुच बहुत उपयोगी हैं, वरना हम दोनों मार्शल कल्टीवेटर्स को बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता। सच में, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। हुजी ने शांत जगह को देखते हुए कहा। हम्मर एस्टेट पूरी तरह से तैयार था।
हुजी ने यहाँ एक बोर्ड गेम टी हाउस शुरू किया था और यांग परिवार की दूसरी पीढ़ी का मालिक बन गया था। इस तरह रेड सन शहर में एक रुतबा हासिल कर लिया था। यांग परिवार भविष्य में कभी भी यहाँ आ सकता था। जहां तक अग्नि आत्मा क्षेत्र और अग्नि आत्मा बीजों का प्रश्न है, यांग जेनशुओ ने ताओवादी पुजारियों को नई संकर जीन किस्में बनाने के लिए प्रेरित करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि अग्नि आत्मा क्षेत्र का आत्मा बीज एक प्रकार का बाजरा था, लेकिन यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले बाजरे के समान नहीं था और आत्मा चावल और आत्मा गेहूं के समान भी नहीं था, जिससे इसे संभालना मुश्किल हो गया। इसके अलावा उनके विचार में भयंकर सूर्य राजवंश की समग्र जलवायु अनुकूल दानाई राजवंश की तुलना में खेती के लिए कम उपयुक्त थी, इसलिए यहाँ नई किस्मों का अध्ययन करना उतना लाभदायक नहीं हो सकता है जितना कि दूसरी पीढ़ी के स्पिरिट चावल और स्पिरिट गेहूं में सुधार जारी रखना। ताओवादी पुजारी के अनुसार वर्तमान उपज में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है और आगे चलकर वे और अधिक आक्रामक परीक्षण भी करेंगे। हुजी पृथ्वी और स्वर्ण गुण पृथ्वी स्तर की सहज आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कोई खबर है जिसे देखने के लिए आपको कहा गया था। यहाँ पिघला हुआ लावा मृदा टीला नामक एक गुप्त क्षेत्र है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक आधारशिला महाशक्ति का मकबरा है जो पृथ्वी गुण एकत्रित करने वाली आत्माओं का एक स्थान है और कम से कम कुछ 100 वर्षों से अस्तित्व में है। प्रचंड सूर्य वंश के साधकों का अनुमान है कि इसके अंदर उच्च गुणवत्ता वाली जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा अवश्य होगी। कहाँ है यह गुप्त क्षेत्र? जमीन के नीचे गहराई में स्थित है और ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा के प्रवाह के साथ बहता रहता है। इसका सटीक उद्भव अप्रत्याशित है। यही कारण है कि प्रचंड सूर्य वंश के साधक अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं, अन्यथा उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी स्तरीय सहज आध्यात्मिक ऊर्जा उन दो प्रमुख संप्रदायों की महाशक्तियों द्वारा बहुत पहले ही छीन ली गई होती। वास्तव में यांगशी ने सिर हिलाया। किसी भी राजवंश में पृथ्वी स्तर की सहज आध्यात्मिक ऊर्जा एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व थी। इस ऊर्जा के साथ क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अन्य साधकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है तथा यह साधक के साथ जीवन भर रहती है। यांग फुशुओ की प्रतिभा औसत से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन पूर्वजों द्वारा प्रदान की गई स्वर्गीय स्तर की जन्मजात अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण दान अग्नि संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए उत्सुकता से खोजा। चाहे कुछ भी हो, मुझे फुएर को 5 पृथ्वी स्तरीय सहज आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश कराना ही होगा। मैं उन्हें खोजने के लिए अपनी भूप्रवेश दिव्य शक्ति का उपयोग करूंगा। यांगशी ने दृढ़ और निर्णायक स्वर में बात की। यांगफू का चरित्र स्थिर था और उसमें अद्भुत प्रतिभा थी। यांग परिवार का अगला मुखिया बनने के लिए उसे काफी मजबूत होना जरूरी है। जब यांगशी ने यह कहा तो उसके चेहरे पर एक चमक सी दौड़ गई और उसका भाग्य मूल्य चुपचाप 30 अंक बढ़ गया। यांग जेनशुओ ने भी इसका समर्थन किया और यह यांगशी के लिए भयंकर सूर्य राजवंश में जाने और अग्नि गुण वाले दानव जानवरों की तलाश करने का भी सही कारण है, जो उनके संपूर्ण 5 तत्व प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण अंतिम कड़ी है। इन वर्षों में यांगशी ने 5 तत्वों की विशेषता वाले कई प्रकार के मोटी चमड़ी वाले राक्षस जानवरों को अवशोषित किया था, जिससे उन्हें 4 प्रतिभाएं प्राप्त हुई: जूनियर जल अवशोषण, जूनियर लकड़ी अवशोषण, जूनियर पृथ्वी अवशोषण, जूनियर स्वर्ण अवशोषण। साथ में उनकी पिछली प्रतिभा एंटीटॉक्सिन। अब उसके पास 4 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति कुछ प्रतिरोध था और वह आध्यात्मिक शक्ति के आक्रमणों के एक से को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर सकता था। हालांकि शैतान पवन वन में अग्नि दानव जानवर दुर्लभ थे, वह अग्नि अवशोषण प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ था। भयंकर सूर्य राजवंश वास्तव में अग्नि साधना और अग्नि दानव जानवरों के लिए एक स्वर्ग था। फिर मैं पिघले हुए लावा मिट्टी के टीले में खोज करने जाऊंगा। और हाँ फूजी, तुम अब जवान नहीं हो रहे। अब समय आ गया है कि तुम एक पत्नी ढूंढो और शादी कर लो। धूप मत तोड़ना और बेहतर होगा कि तुम एक ऐसा साधक ढूंढो जिसके पास आत्मा की जड़ हो। यह सुनकर हुजी का चेहरा लाल हो गया। मैं एक साधक के योग्य कैसे हो सकता हूँ? क्या वे मुझे पसंद भी करेंगे? हुजी, याद रखना, यांग परिवार का सा होने के नाते 5 आत्मा मूल वाले साधारण साधकों को भी आप तक पहुंचने में गौरव महसूस करना चाहिए। यांगशी ने हुजी के कंधे को थपथपाया और एक विशाल पंख वाले चमगादड़ पर उड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद हुजी को लगा कि यांगशी की बात सही है। ठीक है, आत्मा जड़ों के बिना साधारण लोग हमारे यांग परिवार में शामिल होने के योग्य भी नहीं हैं। बहन जिहान को छोड़कर लियू वुहेंग ने हुजी को कुछ तलवारबाजी भी सिखाई थी और वह आमतौर पर लियू जिहान को बड़ी बहन कहकर संबोधित करते थे। यांगशी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हुजी की मानसिकता में व्यापक परिवर्तन आया। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया उनके सामने विस्तृत हो गई है। यांगशी की खोज पूरी होने तक 1 वर्ष बीत चुका था।
यांग परिवार की वार्षिक पितृ पूजा का समय आ गया था, लेकिन वह अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाया था। वार्षिक पितृ पूजा का समय पुनः आ गया है। आपके वंशज यांगशी, यांगफू, यांगफुशुओ, यांगफुकिंग 4 अलग अलग स्थानों पर पैतृक पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। धूप अग्नि मान +40 आपको यांगशी की भेंट मिली है, एक अग्नि श्वास लेने वाला चूजा। आपको यांगफू की भेंटें प्राप्त हुई हैं, 30 अग्नि शीड ताबीज, 30 उन्नत अग्नि शमन ताबीज, प्रथम श्रेणी आध्यात्मिक वाइन जेड ड्यू क्लियर स्प्रिंग के 2 जार। आपको यांगफुशुओं की भेंटें प्राप्त हुई हैं, 21 अग्नि शमन गोलियां, 21 धधकती शारीरिक शक्तिवर्धक गोलियां, एक विशेष अग्नि एकत्रीकरण गोली। आपको यांग फूकिंग का प्रसाद प्राप्त हुआ है, 6000 पाउंड स्पिरिट गेहूं, कई स्पिरिट फल, विभिन्न स्पिरिट मीट। क्या आप यांग परिवार के वंशजों को आशीर्वाद देना चाहते हैं? इस वर्ष की पैतृक पूजा की व्यवस्था काफी शानदार थी, जिससे यांग जेनशुओ प्रसन्नता से भर गए। क्या यही है ढेरों संतान होने का सुख? यह कितना रोमांचकारी है। इस वर्ष यांग परिवार द्वारा खोले गए नए मानचित्र के कारण यांग जेनशुओ को भी इसका कुछ आनंद लेने का मौका मिला। इन सभी अद्भुत वस्तुओं को खोलने और चखने के लिए यांग जेनशुओ बहुत उत्साहित थे, विशेषकर उसका पसंदीदा सा गोलियां खाना। लेकिन उससे पहले आइए यांग परिवार के लोगों के लिए आवश्यक आशीर्वाद वितरित करें। एक टिप्पणी वोट 3/1 इस वर्ष यांग परिवार की भयंकर सूर्य राजवंश तक की यात्रा वास्तव में देखने लायक थी। 3 दृष्टिकोणों में विभाजित यांग जेनशुओ ने यह सब प्रबंधित करते हुए खुद को लगभग सुन्न कर लिया। डॉटा 2 के मीपो पृथ्वी भविष्यवाणी मास्टर खेलने से भी अधिक थकाऊ गति में बार बार समायोजन के कारण वर्ष की घटनाओं को देखने में वास्तव में 3 दिन लग गए। यार, अगर यांग परिवार सैकड़ों की संख्या में बढ़ने लगे तो मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगा। यांग जेनशुओ की खोपड़ी इसके बारे में सोचते ही झुनझुनी करने लगी। मुझे लगता है कि जब भी कोई फोन करेगा तो मुझे बस जांच करनी होगी। हालांकि इन 3 दिनों ने गो शियाओजी को अधिक परिचालन समय प्रदान किया। वह अपने आकर्षक आकर्षण के साथ झाओ तियानसी के संपर्कों के माध्यम से सभी 10 सॉलिड एसेंस कायाकल्प गोलियां बेचने में कामयाब रहा। उन्होंने यांग जेनशुओ के लिए 5 मिलियन की नकद राशि अर्जित की। तुरंत ही उन्होंने यांग जेनशुओ के निर्देशों के अनुसार एक नया 20 टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंक भरवाया और उसे उनके किराए के कारखाने में भेज दिया। इसे यांगफू को इनाम के रूप में दे दो और साथ ही उसे अनाज से बचाव वाले केक के 10,000 पैकेट भी भेज दो। तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंक और अनाज परिहार केक गोदाम से गायब हो गए। यांग फुशुओ को अनाज से बचाव वाले केक के 10,000 पैकेट और भेजो। यांग शी को 20 अग्नि कवच ताबीज, 20 संशोधित अग्नि शमन ताबीज, 1 अग्नि शमन गोली और 1 धधकते शरीर को मजबूत करने वाली गोली दें। फुकिंग और लिटिल जियान को 10-10 अग्नि शमन गोलियां और 10-10 ज्वलंत शरीर सुदृढ़ीकरण गोलियां प्रदान करें और यांग परिवार के अमृत भंडार को पुनः भर दें। यांगफू और यांग फुशुओ को समर्पित ये वस्तुएं आंशिक रूप से यांग जेनशुओ द्वारा ली गईं और सीधे शैतान पवन वन में यांगशी और फुकिंग को सौंप दी गईं, जिससे उनके लिए संसाधन हस्तांतरण पूरा हो गया। अपने लिए 10 अग्नि कवच ताबीज और यांगफू द्वारा विशेष रूप से संशोधित 10 अग्नि शमन ताबीज और प्रत्येक प्रकार के 10 शरीर को मजबूत करने वाले अमृत रखें। उत्तम। इन ऑपरेशनों के बाद 4 स्थानों पर तैनात यांग परिवार के सदस्यों को वह सब कुछ प्राप्त हुआ जो वे चाहते थे, जिससे यात्रा का समय काफी बच गया और वे अपने कार्यों को जारी रख सके। सामान वितरित करने के बाद यांग गेनशुओ ने उन्हें कार में लादा और अपनी झोपड़ी में वापस चला गया। पहले गोली का समय प्रथम श्रेणी अमृत अग्नि शमन गोली भयंकर सूर्य राजवंश की एक अनोखी अस्थि मज्जा शोधन गोली है। हालांकि इसकी विधि अलग है और इसके औषधीय गुणों में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल पहली गोली से ही लाभ हो सकता है। जैसे ही यांग गेनशुओ ने इसे निगला, एक भयंकर गर्मी उसके गले से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। आह, बहुत गर्म। यांग गेनशुओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह, गले और पेट से धुआं निकल रहा हो, मानो उसने कोई जलती हुई अगरबत्ती निगल ली हो। जैसे ही अग्नि शमन गोली से अग्नि आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे फैलती गई, वह पीड़ा में डूब गया। केवल आधे घंटे बाद दवा का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और यांग गेनशुओ ने अपनी ताकत वापस पा ली। जमीन उसके पसीने से गीली थी। उसके शरीर से अशुद्धियां भी बाहर निकल गईं, जिससे वह अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाली हो गया। उच्च तापमान के संपर्क में आने के कारण उसकी चर्बी तेजी से भाप बनकर उड़ गई, जिससे उसकी त्वचा से काफी मात्रा में मैल बाहर निकल गया। स्नान के बाद यांग गेनशुओ दर्पण के सामने खड़ा होकर अपनी प्राकृतिक मांसपेशियों और स्वस्थ त्वचा के साथ अपने मानक शरीर की प्रशंसा कर रहा था, जिसे देखकर ताजा चेहरे वाले युवा भी ईर्ष्या करेंगे। इस क्षण उन्होंने अपने पूर्व 30 वर्षीय अधिक वजन वाले और हमेशा पसीने से तरबतर व्यक्तित्व को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था।
पुनर्जन्म। अरे मैं अपनी भलाई के लिए बहुत सुंदर हूँ, टकराना। बहुत खुश होकर यांग गेंशुओ ने आंगन में लगे अनार के पेड़ पर मुक्का मारा, जिससे वह 4 सेंटीमीटर झुक गया। क्लिक करें, गेट का कीपैड खुला और लिन यू एक छोटा बैग लेकर अंदर चली गई और उसने यांग जेंशुओ को यार्ड में स्नान तौलिया में पोज देते हुए देखा। उसने उसकी ओर देखा और फिर सिर झुकाकर आंगन से होते हुए रसोईघर की ओर चली गई। खाना बनाते समय लिन यू ने अपने धड़कते दिल को थाम लिया। उसका दिमाग यांग जेंशुओ के मजबूत अर्धनग्न शरीर की छवियों से भर गया। वह खुद को शांत नहीं कर सकी। उसे अच्छी तरह याद था कि हालांकि बॉस एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसका शरीर काफी ढीला ढाला था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अब उसका शरीर इतना फिट हो जाएगा, मॉडलों से भी आगे निकल जाएगा और वह इतना युवा दिखेगा। जैसे कॉलेज के छात्र अक्सर मर्डर मिस्ट्री गेम्स के लिए उनकी दुकान पर आते थे। कुछ सोचने के बाद उसने अपना सेलफोन निकाला। बॉस, आप बहुत सुंदर हैं, यांग गेंशुओ ने ऊपर देखा और हंस पड़े। क्या तुम्हें यह कहने की भी जरूरत है? इस अग्निशमन गोली का भौतिक शरीर पर मजबूती लाने वाला प्रभाव अस्थि मज्जा शोधन गोली से भी ज्यादा था। यांग जेंशुओ को लगा कि उसकी समग्र शारीरिक गुणवत्ता बढ़ गई है। अपने पैर के एक हल्के से झटके से वह एक अनार के पेड़ पर चढ़ गया और छत पर पहुंच गया। चपलता भी बहुत बढ़ गई है। अमर गोलियां वास्तव में भयंकर हैं। यह अग्निशमन गोली भौतिक शरीर को मजबूत करने के अलावा साधक के अग्नि आत्मा मूल को भी एक बिंदु तक ठोस बनाती है, जो यांगफू और यांगफुशुओ दोनों के लिए एक अच्छी वृद्धि है। यांग जेंशुओ ने एक बिंदु वृद्धि को कभी कम नहीं आंका। ज्ञात हो कि स्वर्गीय आत्मा मूल, जो आत्मा मूल की प्रतिभा है, 100 अंकों तक पहुंच जाती है। ऐसी छोटी छोटी वृद्धियां एकत्रित होकर 100 अंकों वाली आत्मा मूल के करीब पहुंचती हैं और साधना की गति भी बढ़ जाती है। इस अग्निशमन गोली का प्रभाव बहुत तीव्र है, अस्थि मज्जा सफाई गोली की तरह। इसे आसानी से नहीं बेचा जा सकता। यह सिर्फ एक पूरक नहीं है। इन वर्षों में यांग जेंशुओ के परिवार ने अस्थि मज्जा शोधन की गोलियों का भी भरपूर भंडार जमा कर लिया था। यह दवा न केवल शरीर को पूरी तरह से निखारती है, बल्कि जीवन काल में 10 साल भी बढ़ा देती है। यह एक दिव्य गोली है। चाहे आप इसे कितना भी जमा कर लें, यह कभी भी ज्यादा नहीं होती। एक और प्रथम श्रेणी का अमृत, धधकते शरीर को मजबूत करने वाली गोली। यांग जेंशुओ ने कुछ दिनों बाद खाने की योजना बनाई, अग्निशमन गोली के औषधीय गुणों के पूरी तरह से जारी होने की प्रतीक्षा में। गोलियां खाना, अब यही मेरी विशेषज्ञता है। इसके अलावा उसने लिन यू को एक देने की योजना बनाई। स्पिरिट राइस से उसके जन्मजात बहरेपन और गूंगेपन को ठीक करने का प्रयास विफल हो गया था, इसलिए उन्हें अमर गोली पर निर्भर रहना पड़ा। मुझे आशा है कि यह काम करेगा। खाने के बाद यांग गेंशुओ ने उसे एक अग्निशमन गोली दी। इसे खाओ, यह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इससे थोड़ा नुकसान होगा। बस इसे सहन करो। लिन यू ने पात्रों और गोली को देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बॉस, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जोर दें तो लिन यू दर्द सहन कर सकती है। यांग गेंशुओ ने लिन यू के सिर पर थपथपाया, जो जंगली कल्पनाओं में उलझता हुआ प्रतीत हो रहा था। छटपटाना बंद करो। इसे खाओ। इससे वह एक बुरे चाचा की तरह प्रतीत होने लगे। लिन यू ने एक गलत अभिव्यक्ति के साथ इसे निगल लिया और फिर पानी बाहर आ गया। दर्द सहने और पसीना बहाने के बाद उसने खुद को साफ किया। तभी उसे एहसास हुआ कि बॉस इतना खूबसूरत क्यों है, क्योंकि वह अधिक सुंदर हो गई थी। यहां तक कि उसकी त्वचा पर मौजूद छोटी छोटी खामियां भी गायब हो गई थीं। एक ऐसी सुंदरता जिसमें 360 डिग्री का कोई मृत कोण नहीं था। यांग गेंशुओ की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ और भी गोल और उभरी हुई लग रही थी। उसकी जीन्स खिंच रही थी और उसने सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर लिन यू नाचेगी तो कितना उत्तेजक होगा। लिन यू ने जो पहले कहा था उसे याद करके उसका दिल खुश हो गया। बॉस, मैं अभी भी सुन नहीं पा रहा हूँ। लिन यू के संदेश ने यांग जेंशुओ को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके दिल की आग धीरे धीरे बुझ गई। कोई चिंता नहीं, आप किसी दिन जरूर सुनेंगे। प्रथम श्रेणी का अमृत अभी भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी यांग फुशुओ को दान अग्नि संप्रदाय से तृतीय श्रेणी अमृत नुस्खा प्राप्त करने का एक तरीका खोजने देना होगा। दान अग्नि संप्रदाय, जो अपनी अत्यधिक उच्च अमृत कलाओं के लिए जाना जाता है, सच्चे अग्नि संप्रदाय और जुआन पाषाण संप्रदाय दोनों से कहीं आगे है। संप्रदाय के अभिलेखों में विभिन्न तृतीय श्रेणी के अमृत नुस्खे हैं, जो सभी अत्यंत गोपनीय हैं। यहां तक कि सर्वोच्च गुरुओं को भी इन्हें देखने की अनुमति नहीं है। ऐसी अफवाह है कि इनमें से एक अमृत किसी के कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकता है। हालांकि यांग फुशुओ की वर्तमान अनुमतियां अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं। वह अभी नुस्खे तक नहीं पहुंच सकता है और संप्रदाय इसे नहीं बेचता है।
हम धीरे धीरे काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। वास्तविकता में एक दिन, खेल में एक वर्ष। यांग परिवार जल्द ही एक उच्च क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। उस समय यांग परिवार में सभी लोगों ने अपने पूर्वजों का पुरस्कार प्राप्त कर लिया था और अपना कार्य शुरू कर दिया था। यांग फू और यांग फुशुओ, जिन्हें अनाज परिहार केक वितरित करने का काम सौंपा गया था, ने यांग जेनशो का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। क्या हम जुआन स्टोन संप्रदाय के अनाज परिहार केक की महिमा को पुनर्जीवित कर सकते हैं? यह आप दोनों पर निर्भर करता है। यांगशी अमर साधना जगत के बैटमैन बने रह सकेंगे या नहीं, यह भी उनके बेटों की चाल पर निर्भर करता है। 0 वोट 3 बचे। यांगफू और उनके भाई यांग फुशुओ दोनों के पास भंडारण रिंग थे, हालांकि उनके पास 2 घन मीटर से भी कम जगह थी, जो कुछ स्पिरिट पत्थर और अनाज से बचने वाले केक रखने के लिए पर्याप्त थी। उनके पिता यांगशी के विपरीत, जिन्हें अनाज से बचने वाले केक बेचने के लिए हर बार एक छोटी गाड़ी खींचनी पड़ती थी। आध्यात्मिक भोजन एक दैनिक पूरक के रूप में एक ऐसा विषय है जिसे हर साधक टाल नहीं सकता। इसे प्रतिदिन खाने से शरीर मजबूत हो सकता है और साधना की गति बढ़ सकती है। यह अमृत की तरह तेज नहीं है। आध्यात्मिक भोजन का सेवन एक संचयी प्रक्रिया है। स्पिरिट स्टोन वाले साधक ज्यादा पौष्टिक भोजन खाते हैं, स्पिरिट मीट, स्पिरिट फ्रूट और 5 तत्वों से बने विभिन्न व्यंजन। स्पिरिट स्टोन रहित गरीब और बेसहारा साधक स्पिरिट राइस और स्पिरिट नूडल्स से काम चला सकते हैं। एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते सच्चा अग्नि संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों के लिए दैनिक आध्यात्मिक भोजन की कमी नहीं रखेगा। हालांकि यांगफू जो अनाज से बचने वाले केक बेचना चाहते थे, वे उनके दैनिक भोजन के अनुरूप नहीं थे। उनका इरादा एकांत में खेती करने वाले किसानों और सुविधाजनक तथा त्वरित आध्यात्मिक भोजन के लिए बाहर यात्रा करने वालों को इसे बेचने का था। यांगफू फायर किचन की ओर चल पड़ा, उस मैनेजर से मिलने के लिए जिससे उसने पहले बात की थी। अरे छोटे भाई यांग, तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो, है ना? चलो साथ में खाते हैं। शेन याओ ने यांगफू को पीछे से थपथपाया। पिछले साल उत्साही शेन याओ सच्चे अग्नि संप्रदाय में यांगफू की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वह हमेशा बातूनी रहती थी, जबकि यांगफू कम बोलता था, अक्सर बस मुस्कुराता और उसकी बातें सुनता रहता था। वह जानता था कि शेन याओ एक अनाथ थी और उसकी अमर साधना के लिए कोई परिवार नहीं था। अपनी अत्यंत साधारण 5 आत्मा मूलों के साथ उसकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से तेज नहीं थी। एक बाहरी शिष्या होने के नाते उसके पास साधना के संसाधन कम थे और जब भी संभव होता वह नए शिष्यों की मदद करके कुछ आत्मा पत्थर अर्जित करती थी। वह हॉल मास्टर मेंग द्वारा उल्लिखित नीच प्रतिभा वाली गरीब लापरवाह किसान थी। शेन याओ इस साल 25 साल की हो गई थीं, यांगफू से 3 साल बड़ी। वह अभी भ्रूणीय श्वास की 8वीं परत तक पहुंची ही थीं और क्यूई साधना में सफलतापूर्वक प्रगति करने के लिए उन्हें 30 साल के बाद तक इंतजार करना होगा। शेन याओ के आत्मिक पत्थर अर्जित करने के प्रति इतनी उत्सुकता का मुख्य कारण नश्वर स्तर की जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा खरीदना था, जिससे कि वह क्यूई साधना में अपनी प्रगति कर सके। बड़ी बहन शेन, मैं पहले ही खा चुका हूं। तो फिर तुम फायर किचन में क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई भूतिया जानवर बेच रहे हो जिसका तुमने शिकार किया था? वह कहाँ है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मोलभाव में तुम्हारी मदद करे? धन्यवाद बड़ी बहन शेन, मैंने पहले ही प्रबंधक के साथ इस पर चर्चा कर ली है। ठीक है तो ठीक है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना याद रखना। बाहरी आंगन में सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम्मा यांगफू ने शेन याओ की ओर देखा, जिसके कदमों में हमेशा स्फूर्ति रहती थी, और वह मन ही मन मुस्कुराया। वह अंदर गया और वहां खरीद के प्रभारी पर्यवेक्षक वांग हाओ को पाया। मैनेजर वांग, मैं आध्यात्मिक खाद्यान्न परिहार केक के 10,000 पैकेट लाया हूं, जिन्हें मैंने आपको पहले भी चखाया था। हम अच्छा, इन्हें यहीं छोड़ दो। मैं इन्हें तुम्हारे लिए टांग दूंगा। अगर ये बिक गए तो मैं तुम्हारे साथ 5 केक के बदले एक स्पिरिट स्टोन की तय कीमत पर आप किताब निपटा दूंगा। तो फिर मैनेजर वांग को धन्यवाद। अपनी आध्यात्मिक समझ के बल पर यांगफू ने भंडारण रिंग से अनाज से बचने वाले केक के 10,000 बड़े करीने से रखे पैकेटों को जमीन पर रखवा दिया। हाँ, आपके पास एक स्टोरेज रिंग भी है। वांग हाओ ने अपने सामने इस बाहरी शिष्य पर ध्यान से नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि जो कोई भी आने और व्यापार पर बातचीत करने की हिम्मत करता है, उसके पास निश्चित रूप से कुछ क्षमताएं हैं। व्यापार करना वास्तव में पेशेवर होना चाहिए। यांगफू ने पहले ही सब कुछ पर चर्चा कर ली थी और अब वह पूर्वजों द्वारा अपना पुरस्कार दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, उसे बस अनाज से बचने वाली केक बिकने का इंतजार करना था।
दूसरी ओर यान फुशुओ ने अपने भाई की तरह परिपक्वता से काम नहीं लिया। उसने पहले से तैयारी नहीं की थी, बल्कि अनाज से बचने वाले केक लेकर सीधे अमृत बाजार चला गया। दान अग्नि संप्रदाय अपने शिष्यों की क्षमता से अधिक अमृत का उत्पादन करता था, इसलिए वे आमतौर पर उन्हें बाहर के भटके हुए साधकों और सच्चे अग्नि संप्रदाय के लोगों को बेच देते थे। अमृत बाजार विशेष रूप से अमृतों के व्यापार के लिए था। वर्ष भर में यान फुशुओ ने अपने गुरु ली जुयान से कीमिया की कला सीख ली थी और नियमित कीमिया भट्ठी शोधन विधि में महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसके अमृत कम विशिष्ट निकलते थे। हालांकि जब भी उन्होंने अपने हाथों से अमृत को परिष्कृत किया तो वे हमेशा अद्वितीय और उनकी अपनी विशेषता वाले बन गए। इस वर्ष यांग जेनशुओ ने विशेष रूप से उसे मानक अमृत की पेशकश करने के लिए कहा था, लेकिन इस बच्चे ने चुपके से अपना निजी स्टॉक डाल दिया और यांग जेनशुओ को अपने स्वयं के शिल्प का स्वाद लेने के लिए एक गैदरिंग फायर पिल वेरिएंट की पेशकश की। यांग जेनशुओ केवल इसे हंसकर टाल सकते थे अगर वह इसका इस्तेमाल करे और यह उसके द्वारा भरी गई 20 टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस को चूस ले तो वह क्या करेगा? यह तो तुरंत मौत होगी। उसने गोली को छिपा कर रखा, क्योंकि यांग जेनशुओ पृथ्वी पर ऐसी किसी स्थिति का पता नहीं लगा सका जहां उसे ऐसी चीज की आवश्यकता होगी। यांग फुशुओ के गुरु मेडिसिन गार्डन पीक के प्रभारी थे, जहां औषधीय जड़ी बूटियों की कभी कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस वर्ष काफी सारे अमृतों को परिष्कृत किया और खुद भी कई बेचे। उस समय यांग फुशुओ एक साधक के बगल में बैठा था जो विशेष रूप से उपवास की गोलियां बेचता था। यह देखकर कि यह वर्तमान में प्रसिद्ध दान अग्नि संप्रदाय से यांग फुशुओ था, साधक के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। बड़े भाई यांग भी अमृत बेचने आए हैं? क्या आपने अनोखे प्रभाव वाला कोई और अमृत बनाया है? नहीं, इस बार तो सब कुछ सामान्य है, पर हो सकता है मैं तुम्हारा कुछ काम ले लूं। नाराज मत हो छोटे भाई, कोई बात नहीं। उपवास की गोलियों की हमेशा मांग रहती है। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़े भाई यांग इस तरह का अमृत बनाएंगे। उपवास की गोलियां सबसे सरल प्रथम श्रेणी के अमृतों में से एक हैं, जिन्हें आमतौर पर प्रशिक्षु कीमियागर अभ्यास के तौर पर बनाते हैं। एक बार सफलतापूर्वक तैयार हो जाने पर किसी को प्रथम श्रेणी का कीमियागर कहा जा सकता है। वैसे यांग फुशुओ अब एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर हैं। जब उन्होंने पहली बार यह कौशल हासिल किया था तो उन्होंने यांग गेनशुओ के खाते में 200 धूप के अंक जोड़ दिए थे। यांग फुशुओ ने अपने छोटे भाई का कंधा थपथपाया, जो उससे 10 साल बड़ा था। तब मुझे राहत मिली। अनाज से बचने वाले केक बिक्री के लिए उपवास की गोलियों का एक विकल्प, स्वादिष्ट और कुरकुरा। एक टुकड़ा आपको 2 दिनों तक भरा रख सकता है। एकांत और यात्रा के लिए जरूरी है। जैसे जैसे उसकी चीखें तेज होती गईं, उपवास की गोलियां खरीदने के इच्छुक किसान वहां एकत्रित हो गए। एक गोली सिर्फ 2 दिन तक ही चलती है। यह सबसे खराब उपवास की गोली जितनी भी अच्छी नहीं है। आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं? क्या तुम कोई अधकचरे कीमियागर हो? क्या तुम इस तरह से हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो? मैंने उसे पहले भी देखा है। पिछली बार मैंने उसकी एक उड़ान की गोली पर 20 स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे और मेरी गांड अभी भी दर्द कर रही है। यांग फुशुओ तुरंत नाराज हो गए। बस इतना बता दो कि तुम उड़े या नहीं। 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, एक गोली जो तुम्हें उड़ा सकती है, उसके लिए यही एकमात्र जगह है। वह आदमी गुस्से से बोला, बकवास। तुम्हारी उड़ने वाली गोली ने मेरे घटिया जादुई कलाकृतियों वाले कपड़े बर्बाद कर दिए। तो फिर आप पीकैबट पोशाक क्यों नहीं पहनते? एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी पीकबट वाला पहनावा पहने हुए है। कितना बेतुका है। मेरा चाकू कहाँ है? दृश्य और अधिक अराजक हो गया, लेकिन हंगामा देखने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ गई। यांग फुशुओ ने मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया, हालांकि अनाज से बचने वाले केक उपवास की गोलियों की तरह काम नहीं करते हैं, फिर भी मैं उन्हें सस्ते में बेचता हूँ। आप स्पिरिट स्टोन में उपवास की गोली के लिए कितना भुगतान करते हैं? यह 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के समान है ना? तो फिर अंदाजा लगाओ कि मैं ये अनाज से बचने वाले केक कितने में बेच रहा हूँ। उसने बिस्कुट का एक पैकेट निकाला और अपने सामने रख लिया। देखने वाले लोग अनुमान लगाने लगे। एक पैकेट में एक स्पिरिट स्टोन। यह वास्तव में उपवास की गोली जितना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक उचित है। अगर 2 पैकेट के लिए एक स्पिरिट स्टोन है तो मैं इसे अभी खरीद रहा हूँ। एक साधक ने इसका स्वाद चखा और परिपूर्णता की भावना से पर्याप्त संतुष्ट महसूस किया। उसी समय एक महिला साधक ने भी चखने के लिए एक टुकड़ा तोड़ा। हम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उपवास की गोली का स्वाद तो कुछ भी नहीं है। दिन भर राक्षस जानवरों को पकड़ने के बाद देर रात उपवास की गोली खाने से अमर होने की पूरी संभावना ही व्यर्थ लगती है। मुझे ये चाहिए।
कितने स्पिरिट स्टोन हैं, बस बता दो। भीड़ की बढ़ती दिलचस्पी को देखकर यांग फुशुओ ने जोर से कहा, मैं ये अनाजवरोधक केक आप लोगों से पैसा कमाने के लिए नहीं बेच रहा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य एक किफायती उत्पाद के जरिए सभी के दैनिक खर्चों को कम करना था। इन केक को बनाने का मेरा मूल उद्देश्य यही था। चूंकि आप सभी हमारे दान अग्नि संप्रदाय के क्षेत्र में आए हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो आज ये अनाज परिहार केक, वे प्रति पैक एक स्पिरिट पत्थर नहीं हैं, 2 पैक के लिए एक स्पिरिट पत्थर भी नहीं है, 3 पैक के लिए एक स्पिरिट स्टोन, आप सभी के साथ दोस्ती करने के लिए। बहुत खूब। कई साधकों ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि कीमत उपवास की गोलियों की कीमत के छठे से के बराबर थी, लेकिन प्रभाव आधा था। संकोच क्यों? चार्ज। किसानों ने उत्साहपूर्वक खरीदारी शुरू कर दी। सीमित मात्रा, पहले आओ पहले पाओ। यांग फुशुओ कभी कभी अपने स्टॉल पर कुछ 100 पैकेट जोड़ देते थे तथा हमेशा यह दिखावा करते थे कि वे लगभग बिक चुके हैं, जिससे किसान और भी अधिक उत्सुकता से खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते थे। सबसे पहले जिन्हें इसकी आवश्यकता थी, उन्होंने इसे खरीदा। फिर इतनी अधिक संख्या में इसे खरीदते हुए देखकर जिन लोगों को इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने भी इसे खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ताकि वे भी इसे अपने पास रख सकें, और वे भी इस होड़ में शामिल हो गए। उसके बगल में उपवास की गोलियां बेचने वाला किसान, आप ऐसे ही बेचते हैं, है ना? ठीक है ठीक है, मैं भी कुछ खरीदूंगा, यह चखने के लिए कि यह कैसा है। मेंगसान, जो अमृत खरीदने के लिए दान अग्नि संप्रदाय में आया था, ने पुकारा, मुझे 2000 पैक चाहिए। यांग फुशुओ की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मेंगसान अपनी खरीद से खुश होकर सोचा, अगर मैं इन्हें अपने संप्रदाय में वापस ले जाऊं, तो मैं इन्हें प्रति 2 पैक एक स्पिरिट स्टोन के आप से बेच सकता हूं। मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं। है न केवल मेंगसान यह सोच रहा था, बल्कि कुछ खुले खेती करने वाले किसानों के मन में भी यही विचार था, यहां से खरीदना और फिर खुले खेती वाले बाजार में बेचकर निश्चित लाभ कमाना। और इस तरह यांग फुशुओ के अनाज से बचाव वाले केक के 10,000 पैकेट उसी दिन बिक गए। यांग फुशुओ 3,333 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित करके रोमांचित था। जाने से पहले उसने अपने बगल में बैठे उस दयनीय शिष्य की ओर देखा जिसने एक भी उपवास की गोली नहीं बेची थी। छोटे भाई, आपके पास कितनी उपवास की गोलियां बची हैं? आह, अभी भी 50 बाकी हैं। मैं उन सबको ले जाऊंगा। उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठी से 100 स्पिरिट पत्थर निकाले, उन्हें कनिष्ठ भाई को सौंप दिया, और स्पिरिट गोली बाजार से 50 उपवास की गोलियां लेकर चले गए। कनिष्ठ भाई ने पीछे से उत्साह से चिल्लाकर कहा, धन्यवाद बड़े भाई यांग। हम सभी एक ही संप्रदाय के भाई हैं, हमारे बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपने परिवार के अमर लोगों के लिए बचाकर रखें। यांग गेंशुओ ने यांग फुशुओ के पूरे ऑपरेशन को हक्का बक्का होकर देखा। यह बच्चा, इसमें प्रतिभा है। यांग परिवार का आत्मा पत्थर अर्जित करने का भाग्य, जो 10 वर्षों से टूटा हुआ था, दोनों भाइयों द्वारा पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने यांग परिवार को फिर से महान बना दिया। कुछ दिनों बाद सूचना इंटरफेस पर एक नया संदेश आया। यांगशी ने भूमिगत एक गुप्त क्षेत्र, पिघला हुआ लावा मिट्टी का टीला खोज लिया है और आपसे निर्देश मांग रहा है। हम आखिरकार मिल ही गया, है ना? 1 वर्ष की लंबी खोज के बाद अपनी भूमि ड्रिलिंग दिव्य शक्ति, असाधारण दृढ़ता और थोड़े से क्यूई भाग्य के साथ यांगशी ने वास्तव में उस गुप्त क्षेत्र का पता लगा लिया था। यांग जेनशुओ ने समय की गति धीमी की और अपने लिए एक ठंडा पेय बनाया। काम पर होने का समय, किसी गुप्त क्षेत्र की खोज करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी, उसे पूर्ण ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता थी। 0 वोट 3 बचे। यांग जेनशुओ ने स्पिरिट लेक मैनर पैनल को यांगफू के सामने स्क्रीन पर ले जाया, फिर यांगशी की छवि को बड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पिघले हुए लावा मिट्टी के टीले को देखा, जिसे भयंकर सूर्य राजवंश के साधक गुप्त क्षेत्र कहते थे। भूमिगत मैग्मा में डूबा हुआ एक बैंगनी काला मकबरा। भयंकर सूर्य राजवंश का भूविज्ञान विशिष्ट था, जिसमें असंख्य ज्वालामुखी और एक जटिल एवं परिवर्तनशील भूमिगत संरचना थी। पिघले हुए लावा मिट्टी के टीले की खोज जब यांगशी ने भूमिगत की थी, तब वह मैग्मा के प्रवाह के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे इसका अनुसरण कर रहा था। पूर्वजों, क्या इस स्थान में कोई खतरा है? क्या इसमें जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा है? मुझे इसमें कैसे प्रवेश करना चाहिए? हालांकि यांगशी का शरीर मजबूत था, फिर भी वह केवल एक अर्धचरणीय सहज गुरु था। आध्यात्मिक शक्ति के बारे में एक साधक की समझ के अभाव में वह ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि उसे यह महसूस हो रहा था कि मकबरे में कई खतरे हैं और यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं है जहां संसाधनों तक आसानी से पहुंचा जा सके।
यह एक खतरनाक क्षेत्र था। यांग परिवार ने एक गुप्त क्षेत्र पिघला हुआ लावा मिट्टी का टीला खोज लिया है जो ज्ञानवर्धक और सौभाग्यशाली है। इंसेंस प्लस 200। इससे 200 धूप जुड़ गई जिससे यांग जेंशुओ का दिल गर्म हो गया। ऐसा लगता है कि खेती और प्रजनन के अलावा अन्वेषण भी धूप बढ़ाने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। यांगशी की प्रतिभा ने उन्हें और भी अधिक अवसर पाने में मदद की। विशाल मकबरा पिरामिड के आकार का था और एक प्रकार के बैंगनी काले पत्थर से बना था जिस पर कई विशेष आकृतियां थीं। अंदर पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति और अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। यांग जेनशुओ की आंखों में पूरे भव्य मकबरे में सभी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा नोड्स और सरणियां पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। काले चमकदार पत्थर टॉवर सरणी, चौथी कक्षा की सरणी, व्यापक सरणी गठन, मजबूत रक्षा, हमला, भ्रम, आंदोलन, आत्मा को इकट्ठा करना और अन्य बहुक्रियाएं। क्या पूरा मकबरा एक चौथी श्रेणी का व्यूहरचना बनाता है? मकबरा ही व्यूहनेत्र है। खैर, केवल एरे आई को हिलाने से एरे को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। बैंगनी काले पत्थर वे सभी सामग्रियां थीं जिनका उपयोग कलाकृति शोधन के लिए किया जा सकता था। ओब्सीडियन बहुत कठोर और सरणी के भीतर स्वयं की मरम्मत करने में सक्षम। बाहर से सरणी को तोड़ना बिल्कुल असंभव था। यांगशी की तो बात ही छोड़िए, यदि कोई फाउंडेशन स्थापना महान साधक भी आ जाए तो भी उनके पास कोई मौका नहीं होगा। हालांकि एरे का प्रवेश द्वार ढूंढना आसान था। पूरे मकबरे के सबसे नीचे एक चल ओब्सीडियन दरवाजा था जिसे खोलकर कोई भी मकबरे में प्रवेश कर सकता था। यांग जेनशुओ ने कब्र के अंदरूनी से को बड़ा करने के लिए अपने ईश्वर की दृष्टि का उपयोग किया और देखा कि पूरा मकबरा 6 परतों में विभाजित था। प्रत्येक में एक अद्वितीय पारिस्थितिक वातावरण था, एक अजीब छोटी दुनिया की तरह, और अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी। सभी 6 परतें आत्मा युक्त भूमि थीं। धन, साथी, कानून, क्षेत्र, यह सचमुच एक खजाने की जमीन है। अगर मैं इस पिघले हुए लावा मिट्टी के टीले को यांग परिवार के नियंत्रण में ला सकूं तो यह बहुत अच्छा होगा। भूमिगत एक विशाल गतिशील किला जो रक्षा में अत्यंत मजबूत है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है। उनमें से अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे समृद्ध थीं। लेकिन यह बहुत खतरनाक लग रहा है। कब्र की प्रत्येक परत विभिन्न प्रकार के राक्षस जानवरों द्वारा संरक्षित थी जो सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। सबसे कमजोर पहली परत में क्यूई साधना चरण में दानव जानवर शामिल थे, साथ ही सरणी से गड़बड़ी भी थी। हालांकि पहली परत में पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी जिसे यांगशी खोज रहे थे। पृथ्वी स्तर। यदि मैं केवल पहली परत का अन्वेषण करूं, उस जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे को हटा दूं और फिर उसे वापस ले लूं तो यह सुरक्षित होना चाहिए। उससे पहले मुझे यांगफू को बुलाना होगा। यांगशी केवल एक मार्शल साधक होने के कारण उस अंतर्निहित पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके लिए एक साधक के सहयोग की आवश्यकता थी। अभिव्यक्ति। तुम यहाँ पिघले हुए लावा मिट्टी के टीले का अनुसरण करो। मैं यांगफू को तुम्हें खोजने के लिए बुलाऊंगा और साथ मिलकर तुम पिता और पुत्र के पास बेहतर मौका होगा। जरूर। यांगफू की उपस्थिति पर्याप्त थी, जबकि यांग फुशुओ दान अग्नि संप्रदाय में रहे ताकि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना न घटे। यांग परिवार में कम से कम एक वयस्क उत्तराधिकारी तो होगा ही। इस समय यांगफू ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के 20 टन के टैंक को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था और जन्मजात आध्यात्मिक अग्नि की एक किरण, जीवन की अग्नि, स्वर्गीय स्तर, उसके दांतियन में प्रकट हुई थी। बहुत बढ़िया। एक और स्वर्गीय स्तर की प्रतिभा। हर बार जब यांगफू ने जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा को परिष्कृत किया तो उसने शक्ति में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। अब उसके शरीर के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा की 3 धाराएं थीं। साधना करते समय यांगफू को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा तो आसमान में सुनहरे अक्षर दिखाई दिए और उसने सिर हिलाया। हाँ महान पूर्वज, मैं अब पिताजी को ढूंढने जाऊंगा। यांग फू ने सच्चे अग्नि संप्रदाय से एक अग्नि पक्षी को सवारी के रूप में खरीदा जो यांगशी के विशाल पंख वाले चमगादड़ से धीमा नहीं था और उसे पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगे। पृथ्वी सुरंग तकनीक। यांगफू का शरीर जमीन में धंस गया। पंचतत्व कौशल का अभ्यास करने का लाभ यह है कि आपके सामने आने वाली किसी भी उपयोगी तकनीक को सीधे सीखा जा सकता है बिना पंचतत्वों के बीच असंगति की चिंता किए। यह पृथ्वी सुरंग तकनीक उसे चुकियाओ द्वारा सिखाई गई थी और यह यांगशी की ग्राउंड ड्रिलिंग दिव्य शक्ति के समान ही प्रभावी थी। पिता और पुत्र मिले, संक्षिप्त निर्देशों का आदान प्रदान किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अग्नि निवारण ताबीज। अग्नि कवच ताबीज दोनों यांगफू द्वारा निर्मित 2 प्रथम श्रेणी के ताबीजों से ढके हुए थे जो उग्र अग्नि राजवंश में अत्यंत उपयोगी थे। इसके अलावा पिता और पुत्र दोनों ने यांग फुशुओ द्वारा परिष्कृत अग्नि शमन गोली और धधकते शरीर को मजबूत करने वाली गोली का सेवन किया था, जिससे उनकी ज्वालाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
फुअर मिंगक्सिन तकनीक की आपकी साधना कैसी चल रही है? मैं हाफ स्टेप इननेट तक पहुंच गया हूं। इननेट ग्रैंडमास्टर बनने से बस एक कदम दूर हूं। 10 वर्षों के एकांतवास और हाल ही में संप्रदाय में रहने के दौरान यांगफू शारीरिक शोधन की 10वीं परत तक पहुंच गया था तथा महान पूर्णता क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। मिंगक्सिन तकनीक की सहायता से उनकी प्रतिभा एक बार फिर विकसित हुई। पतित प्रतिभा प्लस 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 पृथ्वी स्तर आधार स्थापना से पहले साधना की गति प्लस 114%, आधार स्थापना के बाद -99%। उसकी साधना की गति उसकी प्रारंभिक प्रतिभा से 15% अधिक बढ़ गई थी, जो भी एक कारण था कि यांगफू साधना की कठिनाई को 5 गुना बढ़ाकर संभाल सकता था और फिर भी लगातार प्रगति कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यांगफू मानसिक विधि में महान पूर्णता प्राप्त करने के बाद इस प्रतिभा को स्वर्गीय स्तर तक बढ़ा सकता है। यांगशी ने एक बार पागल नश्वर स्तर को पागल पृथ्वी स्तर तक बढ़ा दिया था, जो कि क्यूई फॉर्च्यून को काफी हद तक बढ़ा सकता था जब तक कोई इसमें विश्वास करता था। यांग जेनशुओ का मानना था कि इस मकबरे को खोजना काफी हद तक प्रतिभा से संबंधित था। यांग जेनशुओ ने जब सोचा तो पता चला कि पिता और पुत्र पहले ही अपने चिन्हित स्थान से कब्र की पहली मंजिल में प्रवेश कर चुके थे। आशीर्वाद जीवन शक्ति। आशीर्वाद आत्मा को एकत्रित करना। प्रकाश की एक किरण यांगशी पर पड़ी और प्रकाश की 2 किरणें यांगफू पर पड़ी। दोनों के शरीर में मामूली सुधार किया गया, जिससे उन्हें आसन्न खतरों से निपटने में मदद मिली। ऐसी समृद्ध पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करते ही पहली चीज जो यांगफू ने महसूस की वह थी हवा में प्रचुर मात्रा में पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसने अनायास ही उसके 5 तत्व स्थानांतरण कौशल को गति प्रदान कर दिया। उनके डेंटियन में 5 तत्वों के सर्पिल के संचालन के तहत जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी वाले सर्पिल ने पास में जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस किया। अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने पर उन्होंने पाया कि फर्श पर रेत के विशाल टुकड़े फैले हुए थे तथा हवा में धूसर धुंध छाई हुई थी, जो उनकी आध्यात्मिक संवेदना में बाधा डाल रही थी तथा उन्हें दूर के खतरों को महसूस करने से रोक रही थी। अरे, यह धुंध अंदर जाने के बाद ही दिखाई दी। शुक्र है कि मैंने पहले ही देख लिया था, वरना अब हम मुश्किल में पड़ जाते। यांग जेनशुओ ने पहले ही स्थलाकृतिक विशेषताओं और प्रथम स्तर पर खजाने के स्थानों को अधिकांशतः याद कर लिया था। अभिव्यक्ति हवा में एक सुनहरा हाथ दिखाई दिया जो धुंध की गहराई में इशारा कर रहा था। वे दोनों जो इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि किस दिशा में जाएं, उसे देखकर मुस्कुराए। महान पूर्वज ने हमें रास्ता दिखाया है। 0 वोट 3 बचे। यांग जेनशुओ ने सीधे उस स्थान की ओर इशारा किया जो जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण कर रहा था। दिव्य आंदोलन तकनीक। यांगशी और यांगफू ने सड़क पर अपनी दौड़ तेज कर दी। धमाका। अचानक दोनों व्यक्तियों के सामने की रेतीली जमीन फट गई और एक विशाल खोल वाला रेत का कीड़ा बाहर निकल आया। उसके बड़े चिमटे ने दोनों व्यक्तियों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया, लेकिन यांगशी और यांगफू ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था और पहले ही चकमा दे दिया था। उनकी आंखों में आकाश में उठे बड़े हाथ ने उनके लिए धुंध में छिपे खतरों को चिन्हित कर लिया था। गोल्डन सैंडवर्म दानव जानवर विशेषता पृथ्वी क्षेत्र क्यूई साधना स्तर 6 विशेषताएं। मोटा खोल पृथ्वी स्तर पृथ्वी पर प्रभुत्व नश्वर स्तर रेत में दफनाना नश्वर स्तर मोटा कवच पृथ्वी स्तर गोल्डन सैंडवर्म्स की एक जाति विशेषता एक अविश्वसनीय रूप से कठोर बाहरी कवच मंत्रों के प्रति बहुत प्रतिरोधी। पृथ्वी पर प्रभुत्व नश्वर स्तर सरल पृथ्वी जादू करने में सहज रूप से सक्षम। रेत में दफनाना नश्वर स्तर अपने शरीर को रेत में दफना सकता है, जिससे उसकी उपस्थिति पूरी तरह से छिप जाती है और वह रेत में विलीन हो जाता है। लकड़ी के भाले की तकनीक। यांगफू ने अपने हाथ के एक झटके से एक छोटा सा लकड़ी तत्व जादू का फार्मूला फेंका जो मोटे खोल पर लगा, लेकिन गोल्डन सैंडवर्म पूरी तरह से सुरक्षित रहा। अपने पूर्वज द्वारा छोड़े गए राक्षस जानवर के बारे में जानकारी देखकर पिता और पुत्र तुरंत समझ गए। इसके सिर पर हमला करो। यांगशी ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसमें एक विष शमन तकनीक ताबीज लगा दिया। पॉप 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 पॉप। इससे पहले कि रेत का कीड़ा कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सिर पर लकड़ी तत्व की गोलियों की बौछार हो गई, खून बहने लगा और हरे रंग के जहरीले बुलबुले बनने लगे। यांगफू ने एक हरा कोड़ा फेंका। बांध लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर ने उन्हें घेर लिया और रेत का कीड़ा दहाड़ने लगा, जिससे आसपास की रेत फट गई और लकड़ी के कोड़े के सामने रेत की एक दीवार बन गई। लेकिन यह बेकार था। टकराना। चाबुक की अत्यधिक संकेंद्रित आध्यात्मिक शक्ति रेत के कीड़े से अधिक शक्तिशाली थी तथा विरोधी गुण के पूर्णतः नियंत्रित होने के कारण यह उस प्राणी के सिर और शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। सहज जीवन शक्ति बढ़ो। उन्होंने एक जादुई फार्मूला तैयार किया, रेत के कीड़े के शरीर के नीचे कुछ बीज बिखेर दिए
और चाबुक ने जीव के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके बीजों को तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। छींटे बीज रेत के कीड़े के शरीर को भेदते हुए बड़े बड़े पेड़ों में फूट पड़े। यहां तक कि अविनाशी मोटा खोल भी वनस्पति के विकास के बल से पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। रेत का कीड़ा मृत। यह पृथ्वी स्तर की जन्मजात जीवन शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा है जो जीवन के विकास की शक्ति का उपयोग करके एक जीवन को समाप्त करती है। पिता और पुत्र की जोड़ी ने मिलकर काम किया और आसानी से क्यूई साधना स्तर 6 गोल्डन सैंड वर्म को मार डाला। ठीक है, हमने हाल ही में बहुत अधिक धूप बत्ती जलाई है जिसका उपयोग नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि आप दोनों को विकसित किया जाए। आशीर्वाद अवशोषण। गोल्डन सैंड वर्म के शरीर का सार निकाला गया और फिर उसे यांगशी के शरीर में डाला गया। हम्मत यांगशी ने गोल्डन सैंड वर्म के जीवन सार को अवशोषित कर लिया। उसकी क्यूई रक्त शक्ति बढ़ गई, उसके शरीर के कार्य बढ़ गए और उसने पतला खोल मौत का स्तर प्रतिभा प्राप्त की। पतला कवच मौत का स्तर पीठ पर पारदर्शी कवच की एक परत उगाता है जो पीछे से होने वाले हमलों को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। अगर कवच टूट भी जाए तो धीरे धीरे फिर से बन जाता है। यांगशी ने अपनी पीठ को टटोला और पाया कि अब एक कठोर कवच उसकी रक्षा कर रहा था। वह काफी संतुष्ट था। महान पूर्वज, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। यांग गेंशुओ ने उसकी नाक को छुआ। अगर वह इसी तरह खाता रहा तो यांगशी मानव राक्षस में नहीं बदल जाएगा, है ना? हमने अब अंतरप्रजाति विकास शुरू कर दिया है। एक खोल बाहर आ गया है, लेकिन यांगशी के रूप को देखकर ऐसा लगता है कि वह इसका भरपूर आनंद ले रहा है। उसका शरीर अब लगभग जुआन स्टोन संप्रदाय के वो वुकाई जैसा ही है जो 2 मीटर ऊंचे लोहे के टॉवर जैसा आदमी है। उसके पास पूर्ण शारीरिक शक्ति है। अभी अगर यानफू को प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता तो वह सीधे जमीन में छेद कर सकता था और कुछ घूंसे मारकर उस रेत के कीड़े के सिर को मांस के पेस्ट में बदल सकता था। एक राक्षस जानवर से निपटने के बाद दोनों अपने पूर्वज के मार्गदर्शन का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहे। धमाका। कीचड़ में सना एक बड़ा बंदर कीचड़ के गड्ढे से बाहर कूद गया। यह क्यूई शोधन क्षेत्र में एक और पृथ्वी तत्व राक्षस है। यांगशी और यांगफू ने मिलकर बिना अधिक प्रयास के आसानी से मिट्टी के बंदर को मार गिराया। आशीर्वाद अवशोषण। यह यांगफू के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनंत आनंद। यांगफू ने मिट्टी के बंदर के जीवन सार को अवशोषित कर लिया। उसकी क्यूई रक्त शक्ति बढ़ गई, शारीरिक कार्य मजबूत हो गए और उसकी पृथ्वी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई। अफसोस की बात है कि इससे यांगफू को कोई नई प्रतिभा नहीं मिली। यांग जेनशुओ को इसकी आदत हो गई थी। इन 10 सालों में उसने परीक्षण करके पाया था कि साधारण राक्षस जानवरों में प्रतिभा प्रदान करने की संभावना लगभग 1/3 होती है और उनके गुण भी सामान्य ही होते हैं। विशालकाय पंख वाले चमगादड़ जैसे उन्नत राक्षस जानवरों के लिए प्रतिभा प्रदान करने की 50% संभावना थी और गुण कुछ हद तक मजबूत होंगे। प्रतिभा प्राप्त किए बिना भी यांगफू ने अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त शक्ति अवशोषित कर ली थी। यह शुद्ध खेती की तुलना में बहुत तेज था। पिता पुत्र ने एक खतरनाक गुप्त लोक की खोज को राक्षसी जानवरों को खाकर उन्नतियां पाने के खेल में बदल दिया। जब भी वे देखते कि उनके पूर्वज ने किसी राक्षसी जानवर के अस्तित्व को चिह्नित किया है तो वे उत्साह से उससे लड़ने के लिए दौड़ पड़ते। जमीन पर घात लगाए बैठे विभिन्न राक्षस अपने गुप्त हमलों में सफल नहीं हो पाए और अंततः पिता और पुत्र की जोड़ी ने उन पर हमला कर दिया तथा उन्हें अहंकारी व्यक्ति कहा। रास्ते में एक ही समय में 2 क्यूई साधना राक्षस जानवरों का सामना करने के अलावा, जो थोड़ा मुश्किल था, बाकी सब भारी शक्ति का एक आसान रास्ता था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, क्यूई शोधन क्षेत्र के प्राणी इस पिता पुत्र की जोड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। पहली मंजिल अपेक्षाकृत सुरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 6 राक्षसी जंतुओं को अवशोषित करने के बाद वे पहली मंजिल पर स्थित ऊर्जा से भरपूर आत्मा युक्त भूमि पर पहुंच गए। यह वह क्षेत्र भी था जहां पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उच्चतम संकेंद्रण था। आध्यात्मिक ऊर्जा एकाग्रता 50वां। अगर हम यहाँ स्पिरिट फील्ड लगाएं तो क्या यह बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा और इस भूमि पर पृथ्वी की पीली आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें प्रकाश से झिलमिलाती हुई लगातार परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की आत्माओं की तरह जमीन के अंदर और बाहर छेद करती हुई। लेकिन पिता और पुत्र ने इस जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी नजर जमीन पर एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। यह लगभग 20 मीटर लंबा था, जिसके हाथ में एक लंबा भाला था। यह कठोर कवच से ढका हुआ था। इसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी और यह एक पत्थर की मूर्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन उनके पूर्वज का हाथ इसकी ओर इशारा कर रहा था। स्पष्ट रूप से यह एक मूर्ति के रूप में प्रच्छन्न एक राक्षस है। यांगशी ने कंधे उचकाए।
ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति ने उसकी बात का जवाब दे दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। दुर्घटना ढेर सारी धूल और मिट्टी झड़ गई और मूर्ति पूरी तरह से जीवंत हो उठी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और जोरदार आवाज निकाली, अजनबियों, तुम मेरी कब्र पर क्यों अतिक्रमण करते हो और मेरी शांति भंग करते हो? पृथ्वी देव सैनिक कठपुतली विशेषता, पृथ्वी क्षेत्र क्यूई साधना पूर्णता विशेषताएं, अमर पृथ्वी स्तर दिव्य शस्त्र शरीर पृथ्वी स्तर अमर पृथ्वी स्तर एक उच्च स्तरीय कठपुतली रचना। जब तक मूल बरकरार रहता है, भौतिक शरीर मृत्यु के बाद रेत और मिट्टी के भीतर धीरे धीरे पुनर्जीवित हो सकता है। दिव्य अस्त्रपिंड पृथ्वी स्तर इसका बाहरी भाग अविनाशी है, इसमें अद्भुत शक्ति है। यह जादुई और आध्यात्मिक शक्तियों को भी अपने उपयोग के लिए ग्रहण कर सकता है। यह युद्ध का एक प्राकृतिक अस्त्र है। यांग जेनशुओ ने इन लक्षणों पर खेद से अपना सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है, हम इसे खा नहीं सकते। कठपुतलियों को अवशोषित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा अगर इतना बड़ा आदमी यांगशी द्वारा खाया जाता तो क्या वह एक विशाल मांसपेशी तानाशाह नहीं बन जाता? देव सैनिक को बोलते देख यांगशी ने विनम्रतापूर्वक कहा, जूनियर यांगशी, आज आपको परेशान करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें इस सहज आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। कृपया हमें ज्ञान दें। शून्य टिप्पणी वोट 3 बचे धमाका 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 धमाका। यांगशी ने अमेरिकी इयाइदो के साथ शुरुआत की। विषशमन तकनीक से युक्त लकड़ी तत्व की गोलियां पृथ्वी की कठपुतलियों सहित सभी पृथ्वी गुण वाले प्राणियों के विरुद्ध प्रभावी थीं। जैसे ही गोलियों की श्रृंखला पृथ्वी देव सैनिक की छाती में घुसी, छोटे छोटे छेदों की एक श्रृंखला बन गई। उसके शरीर से रेत निकलने लगी, लेकिन प्रकाश की एक चमक के साथ वे छोटे छेद बंद हो गए, जिससे हमला अप्रभावी हो गया। गोलियों की बौछार पृथ्वी देव सैनिक को हल्की खुजली देने के लिए ही पर्याप्त थी। अमेरिकी इयाइडो अपने छोटे प्रभाव क्षेत्र के कारण पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हमें कोई और तरीका चाहिए फुएर, क्या आपके पास ज्यादा व्यापक क्षति त्रिज्या वाला कोई लकड़ी तत्व मंत्र है? पृथ्वी देव सैनिक के विशाल आकार और आत्मचिकित्सा क्षमताओं का सामना करते हुए यांगशी ने तुरंत अमेरिकी इयाइडो को छोड़ दिया, जो साधकों के खिलाफ अधिक प्रभावी था। यांगफू ने एक क्षण के लिए सोचा, मैं लकड़ी के कौशल में पारंगत नहीं हूं, यह मेरे लिए एक सहायक कौशल है। सच्चे अग्नि संप्रदाय के साथ अपने 1 साल के दौरान मैंने अग्नि कौशल का काफी कुछ सीखा है, जिसे हम आजमा सकते हैं। वाह! पृथ्वी देव सैनिक ने उनके द्वारा धीरे धीरे रणनीति पर चर्चा करने की प्रतीक्षा नहीं की और अपने 20 मीटर लंबे भाले के साथ अत्यंत तीव्र गति से उन पर हमला कर दिया। पृथ्वी सुरंग पिता और पुत्र की जोड़ी ने व्यापक हमले से बचने के लिए एक साथ भूमिगत छलांग लगा दी। पृथ्वी देव सैनिक ने बड़ी ताकत से अपना भाला उठाकर रेतीली जमीन पर प्रहार किया। धमाका 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 धमाका। जमीन फट गई, जिससे दोनों बाहर आ गए तथा उनके ऊपर एक हल्की सी ज्वाला की चमक मंडरा रही थी। हालांकि क्षेत्र क्षति उन दोनों के लिए लगभग हानिरहित थी। एक इन्नेट ग्रैंड मास्टर्स के बीच एक मास्टर था और दूसरा, हालांकि इन्नेट ग्रैंड मास्टर होने से केवल आधा कदम दूर था, उसका शरीर राक्षस जानवरों के अवशोषण से मजबूत हो गया था, जिससे वह इन्नेट ग्रैंड मास्टर से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। यांगफू की स्टोरेज रिंग से एक चमक आई और उसके हाथों में दस्ताने की एक जोड़ी दिखाई दी। आइसची दस्ताने मध्य श्रेणी जादुई कलाकृति पानी और आग से प्रतिरक्षित मंत्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं। इन दस्तानों को पहनने से उसके मंत्र अधिक केंद्रित हो सकते थे। जब यांग परिवार ने जियांग पिची को मार डाला था, तब ये युद्ध में लूट का सामान थे। लॉ पैटर्न कौशल यांगफू के हाथों से गहरे बैंगनी रंग की ज्वाला की धाराएं निकलीं, जिससे पृथ्वी देव सैनिक के शरीर पर पैटर्न बन गए, क्योंकि उसने अपना भाला सीधे उन पर फेंका था। यांगशी ने अपनी बहती जल तलवार निकाली। दरार प्रभाव के क्षण में एक विशाल आघात तरंग फूट पड़ी, विशुद्ध बल की टक्कर। भाले पर लगी पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति बहते पानी की तलवार की ओर फैल गई, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बंद हो गई, जबकि तलवार ने भाले के सिरे का आधा सा काट दिया, जिससे वह दूर हट गया। यांगफू ने थोड़ा सा स्थान बदला और अधिक ज्वाला फेंकी, जिसने पृथ्वी देव सैनिक के पूरे शरीर को ढक लिया। प्रज्वलित करो, यांगफू ने धीरे से फुसफुसाया और पृथ्वी देव सैनिक पर लगे दर्जनों ज्वालारून गहरे बैंगनी रंग की लपटों में फूट पड़े, जिससे वह तुरंत पृथ्वी अग्नि देव सैनिक में बदल गया। यद्यपि यांगफू ने अभी तक क्यूई शोधन क्षेत्र को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया था, फिर भी उसके मंत्रों की शक्ति दुर्जेय थी। उन्होंने उच्च श्रेणी के क्यूई साधना मंत्रों को सहजता से क्रियान्वित किया, जिनका प्रयोग उन्नत क्यूई साधकों द्वारा किया जाना चाहिए था। गर्जन क्रोध से जलते हुए पृथ्वी देव सैनिक ने जमीन पर रेत के अनगिनत कण उछाल दिए, जिसका उद्देश्य उसके शरीर को ढकने वाली आग को बुझाना था।
जुआनलिंग भारी पानी यानफू के हाथ में एक छोटी सी बोतल दिखाई दी, जिससे उसने गहरे नीले आध्यात्मिक जल की एक बूंद फैलती रेत पर उड़ेली। पानी की वह बूंद बड़ी होती गई और हवा में एक उफनती नदी में बदल गई, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। हुश जुआनलिंग के भारी जल से रेत बह गई, जमीन गीली और फिसलन भरी हो गई, बिल्कुल दलदल की तरह। लेकिन आखिरकार यह एक जल तत्व जादू का खजाना था, जो पृथ्वी तत्व जादू द्वारा नियंत्रित था, जो केवल हमला करने में सक्षम हुए बिना आसपास की रेत को बांधने में कामयाब रहा। पृथ्वी देव सैनिक अपने शरीर की मरम्मत करने में असफल रहा और अत्यधिक क्रोध में अपने उग्र रूप के साथ यानफू की ओर झपटा, जो कि बहुत ही भयंकर लग रहा था। इसके विशाल 20 मीटर ऊंचे शरीर से टकराने पर द्वितीय श्रेणी का रक्षा ताबीज तुरंत फट जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी देव सैनिक जमीन पर तेजी से आगे बढ़ता था, बिल्कुल भी किसी भारी राक्षस की तरह नहीं। शारीरिक शक्ति परखना चाहते हो तो मैं कोशिश करके देखता हूं। यांगशी ने अपनी कमर से एक नई जादुई तलवार निकाली और जोर से जमीन से धक्का दिया। धमाका! यांगशी के रॉकेट की तरह उछलने से जमीन रेत से फट गई और वह सीधे पृथ्वी देव सैनिक के घुटने के जोर पर जा लगी। छींटे! उसकी तलवार ने पृथ्वी देव सैनिक के घुटने के आधे हिस्से को काट दिया, जिससे बड़ी मात्रा में रेत फैल गई, जिसका उद्देश्य यांगशी को उसके नीचे दफनाना था। यांगशी ने बिना घबराए सहजता से अपनी कमर से द्वितीय श्रेणी का ताबीज निकाल लिया। पुराना पेड़ उलझी हुई जड़ें, जमीन से एक बड़ी जड़ निकली, जो पृथ्वी देव सैनिक की टूटी हुई जांघ के चारों ओर लिपट गई और उसे जमीन पर खींच लिया। धमाका! पृथ्वी देव सैनिक जमीन पर गिर पड़ा, जिससे अनगिनत रेत उड़ी, जिससे सूर्य और आकाश छिप गए। 1 एकड़ जितनी बड़ी हथेली वाला एक पृथ्वी देव सैनिक उसके पास से झपटा। यांगशी समय पर चकमा देने में असमर्थ था और केवल अपनी पीठ पर वार झेलने के लिए ही घूम सका। तमाचा! यांगशी को सीधा झटका लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। वह काले धुएं के एक बड़े समूह के साथ बाहर निकला तथा उसके साथ 10 रक्षात्मक जादुई उपकरण एक साथ प्रकट हुए। उसकी पीठ पर मौजूद पतले कवच में कई दरारें दिखाई दीं, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने इस हमले के खिलाफ उसकी रक्षा की। शुक्र है कि मुझे यह प्रतिभा रेत के कीड़े से मिली है, वरना उस प्रहार से कम गंभीर चोट तो लग ही जाती। यांगशी अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता था। पृथ्वी देव सैनिक का यह हमला उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। यह क्यूई साधना पूर्णता पर एक राक्षस जानवर के बल से भी अधिक शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्रथम स्तर के द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। यांग गेंशुओ ने भी आह भरी। इस तरह का राक्षस आमतौर पर आक्रामक और रक्षात्मक दोनों होता है, लेकिन इसमें बहुमुखी प्रतिभा की कमी होती है। यह अनगिनत गलतियां कर सकता है, लेकिन अगर आप एक भी गलती करते हैं और यह आपको पकड़ लेता है तो आपको बहुत नुकसान होगा। यांग जेंशुओ का राक्षस का आकलन रिकवरी फ्रीक प्लस क्रूर ताकत, और इसकी गति भी धीमी नहीं थी। लेकिन अभी अभी यांगशी ने उसे एक भयंकर झटका दिया था, जिससे उसका अधिकांश घुटना कट गया था और घुटने के नीचे एक पुराने वृक्ष की जड़ को हटाने वाले ताबीज का उपयोग किया गया था, जिससे उसका एक पैर अस्थायी रूप से अपंग हो गया था। इसका पूरा शरीर अस्थायी रूप से जमीन पर स्थिर हो गया था। अब हमला करने का सही समय है। जैसे ही यांगशी ने आक्रमण जारी रखने का प्रयास किया, उसने पाया कि उसके शरीर को ढकने वाली रेत उसे निर्मम परजीवियों की तरह जकड़ रही थी तथा उसे वहीं स्थिर करने का प्रयास कर रही थी। यह रेत एक जादू था। लेकिन अगले ही पल यांगशी के शरीर पर एक पीली रोशनी चमक उठी और सारी पृथ्वी आत्मा शक्ति उसमें समा गई, जिससे रेत शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गई। मूलभूत पृथ्वी अवशोषण। इस प्रतिभा ने उसे पृथ्वी तत्व जादू के एक से को अवशोषित करने की अनुमति दी और आध्यात्मिक शक्ति से पोषित उसके शरीर के साथ उसने जल्द ही थकावट को दूर कर दिया। अब वह उत्कृष्ट स्थिति में है। लाल ड्रैगन सांस। यांगफू ने एक शक्तिशाली हमले की तैयारी की। जैसे ही वह धीरे धीरे तैर रहा था, उसके सिर के ऊपर एक अग्नि ड्रैगन का प्रेत प्रकट हुआ। उसके मुंह में अग्नि आत्मा शक्ति का एक बड़ा सा इकट्ठा हो गया, जो जमीन पर पृथ्वी देव सैनिक की ओर विस्फोट कर रहा था। धमाका! एक हल्के नीले रंग की स्वर्गीय ज्वाला ने पृथ्वी देव सैनिक को ढक लिया, जिससे उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो गया। चट्टानें तेजी से गिरने लगीं और वह नाजुक और भंगुर हो गया। जीवन अग्नि का जीवन चुराने वाला प्रभाव। यांगफू के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का भंवर जोरों से घूम रहा था। पृथ्वी धातु उत्पन्न करती है, धातु जल उत्पन्न करती है, जल लकड़ी उत्पन्न करता है, लकड़ी अग्नि उत्पन्न करती है। ज्वाला ऊंची लहरों की तरह लुढ़कती हुई निरंतर फैलती जा रही थी। उस क्षण यांगफू ने क्यूई साधना चरण के 3/5वें से पर एक विशाल और गहन आध्यात्मिक शक्ति को उन्मुक्त किया, जो केवल उच्च श्रेणी के क्यूई साधकों के पास ही होती है। यह एक पतित प्रतिभा का चरमोत्कर्ष था।
5 तत्वों का स्थानांतरण कौशल, 5 गुना आध्यात्मिक शक्ति। अपने साथियों के बीच मैं अजय हूँ। यांग फू के गले में उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति पृथ्वी सार पत्थर से एक पीली चमक निकली, क्योंकि इसके भीतर संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति तेजी से उसके शरीर में वापस प्रवाहित हुई और 5 सितारा चक्र भंवर द्वारा शुद्ध जीवन अग्नि में परिवर्तित हो गई, जो बाहर की ओर फूट पड़ी। लाल ड्रैगन की ज्वाला से घिरे विशालकाय पृथ्वी देव सैनिक का जीवन तेजी से समाप्त हो गया। जब तक यांगफू की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त नहीं हो गई और वह आकाश से नीचे नहीं गिर गया, तब तक आग की लपटें बंद नहीं हुई। यांगफू के हाथ में एक आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोली प्रकट हुई और इसे अपने मुंह में डालने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी से अपनी सांस को समायोजित किया। पिताजी, इस पर हमला करने के लिए पानी का प्रयोग करें। ठीक है। यांगशी ने इस समय तक अपनी बहती जल तलवार जमीन से बाहर निकाल ली थी। एक द्वितीय श्रेणी जल तत्व ताबीज बर्फ कवच जोड़ा गया था, जो बहते पानी की तलवार पर बर्फ आत्मा शक्ति की एक मोटी परत प्रदान करता था। हथियार से जुड़े इस रक्षा तावीज को बर्फ तलवार कौशल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, जो बहुत उपयोगी था। पृथ्वी देव सैनिक ने खड़े होने के लिए जमीन पर संघर्ष किया, लेकिन जलने से उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसके सभी कवच टूट गए और हल्की लपटें उठ रही थीं, जबकि जमीन की रेत लगातार उन लपटों को बुझाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसका शरीर ढक गया। यांगशी ने बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाए और शीघ्र ही पृथ्वी देव सैनिक की छाती तक पहुंच गया, जहां क्षतिग्रस्त कवच के भीतर एक बड़ा रत्न था जो जीवन से धड़क रहा था। मरना। यांगशी ने अपनी तलवार से वार किया। उसकी जबरदस्त ताकत दलदल को भेदती हुई निकल गई। उसके शरीर पर लगी आग और बर्फ एक दूसरे से टकराकर राख में बदल गई। धमाका। पृथ्वी देव सैनिक के शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की एक विशाल लहर फूट पड़ी। यांगशी ने बहते पानी की तलवार निकाली और पीछे की ओर छलांग लगाई। यांगफू को पकड़कर पीछे हट गया। उसी समय आकाश से लाल प्रकाश की एक किरण गिरी और पृथ्वी देव सैनिक के शरीर में जा लगी।